नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी का पार्ट 2 चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है नए राजा और उनके राज। दोस्तों कुछ बेसिक बातें जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो जैसे आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट राजाओं के बारे में, देखेंगे थोड़ा बहुत, है ना। राष्ट्रकूट थे, चालुक्य शासक रहे हैं, चौहान शासक रहे हैं, जो भारत के इस क्षेत्र में इन्होंने राज किया है। अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने राज्य किया है। इन राजाओं के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, किस क्षेत्र में उसने आक्रमण किया था, क्या क्या संपदा आक्रमण किया उसने, ये सब देखेंगे। चालुक्य शासकों का जो है प्रशासन देखेंगे कि चालुक्य शासकों का प्रशासन उन्होंने किस प्रकार चलाया, एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार चलाया, क्योंकि हम सभी जो है एडमिनिस्ट्रेशन बनना चाहते हैं, इसलिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव बनना चाहते हैं, इसलिए हमें उन प्रशासन के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि प्रशासन का जो एक सबसे निचली जो रहती है, एक निचला सबसे पायदान रहता है, उस पर प्रशासन किस प्रकार से होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि ऊर जो थी गाँव का एक समूह होता था, उसके माध्यम से जो है यहाँ पर प्रशासन किया जाता था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये लिखा है 7वीं शताब्दी के टाइम पीरियड की यहाँ पर बात हो रही है। 7वीं शताब्दी 700-800 वाली जो है टाइम पीरियड, वहाँ तक बात हो रही है। यहाँ से 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले राजवंशों की जानकारी है। जैसे कि ये पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान वाला जो क्षेत्र है और पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो है चौहान शासकों ने शासन किया। जो कर्नाटक और तमिलनाडु वाला क्षेत्र था, यहाँ पर राष्ट्रकूट शासकों ने शासन किया। जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, जो बंगाल वाला क्षेत्र था पुराने समय में, वहाँ पर जो है पाल शासकों ने शासन किया। चालुक्य जो है वो 3-4 शाखाओं में बटे थे, जैसे वेंगी के चालुक्य, कर्नाटक के चालुक्य और गुजरात के चालुक्य, इन शासकों ने यहाँ पर शासन किया था। तो इनके बारे में जानकारी देते हैं। नए राजवंशों का उदय 7वीं सदी के आते आते उपमहाद्वीप कौन सा, जो इंडिया है, ये वाला इंडिया, और यहाँ पर श्रीलंका, यहाँ पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो उस समय नहीं बना था, ये सारा जो है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र थे। तो योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। कुछ भूस्वामी होते थे जिनके पास में लैंडलॉर्ड्स जिनको बोलते थे, जिनके पास में बहुत अच्छी खासी ज़मीनें हुआ करती थी। योद्धा हुआ करते थे, सरदार हुआ करते थे। राजा उन लोगों को उनके स्थानीय क्षेत्र के क्या करते थे, उन्हें जो है मातहत या सामंत घोषित कर देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि राजा स्वामी के लिए उपहार लाएं, दरबार में हाजिरी लगाएं और सैन्य सहायता, जब उन्हें आवश्यकता हो राजा को, तो उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे। इसलिए ये सामंत जो है अपने आप में महासामंत, महामंडलेश्वर, बड़ी बड़ी जैसी उपाधियाँ जो है अपने आप को मतलब ये जो उपाधियाँ थी इनसे संबोधित करते थे। और जब राजा कमज़ोर रहता था तो ये अपने आप को स्वतंत्र कर लेते थे और खुद क्या बन जाते थे, सम्राट बन जाते थे। जैसे राष्ट्रकूटों का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कर्नाटक के चालुक्य शासक के अधीनस्थ थे, लेकिन जब राष्ट्रकूट प्रधान जो है वो दंतेदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, तो उसे हरा दिया था। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है अपने एक नए वंश की स्थापना कर दी, जिसे राष्ट्रकूट वंश के नाम से हम जानते हैं। इसी तरीके से गुर्जर प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र ब्राह्मण ने, यहाँ पर इनके बारे में जानकारी है। राज्यों के प्रशासन, नए राजाओं में कईयों ने महाराजाधिराज, जैसे राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, जैसे 3 भुवनों के स्वामी, ऐसी जो है बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करी, जिससे क्या हो, एक राजा का सम्मान बना रहे, लोग उसे पहचाने। महाराजाधिराज कोई एक आम पीपल रहता था, जैसे कि कोई मतलब कि आम आदमी रहता था, वो ऐसी बड़ी बड़ी उपाधियाँ थोड़ी धारण करेगा। कोई शासक रहता था, वही ऐसी बड़ी बड़ी उपाधियाँ धारण करता था। तो मतलब जनता और राजा जो है वो अलग दिखे, इस कारण ऐसी बड़ी बड़ी उपाधियाँ, और सम्राट जो है अपना स्वाभिमान, अपने आप को क्या दूसरे शासकों से अलग दिखवाना चाहता था, इसलिए भी ऐसी उपाधियाँ शायद वो धारण करते होंगे। तो ये सारी चीज़ किसानी, व्यापारी, ब्राह्मण के संगठन के साथ में अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। उस समय किसान पशुपालक भी रहते थे, इनको जो है संसाधन इकट्ठे करते थे, है ना। इनके कभी कभी एक इस हिस्से में लगान वसूल कर मान लिया जाता था। अपने प्रोडक्ट का एक हिस्सा राजा को देना पड़ता था, या ऐसे छोड़ देना पड़ता था कि ये जो है राजा की संपत्ति, राजा के सिपाही आते थे, वहाँ से कुछ ले जाते थे। तो इस तरीके से वो लगान टैक्स के रूप में ही लिया जाता था पुराने समय में। देख सकते हैं यहाँ से, आगे देखते हैं। ये संसाधन राज व्यवस्था की वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण
वार चल रही है, इस्तेमाल होते थे। संसाधन इन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे, जिन्हें लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों की प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। तो इस तरीके से जो है ये संसाधन काम करते थे। प्रशस्ति और भूमि अनुदान क्या था, तो ये देखते हैं। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते जो शब्द से सही नहीं होते, कभी गलत भी हो सकते हैं कुछ, क्योंकि जो भी कवि इन प्रशस्तियों को लिखते थे वो जिस राजा की दरबार में रहते थे, जिस राजा के प्रशय में रहते थे, वो ओबियसली उनके क्या करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि उनकी जो है उनकी घर गृहस्थी उनके द्वारा ही चल रही है। तो उनकी प्रशंसा के जो शब्द रहते थे बढ़ा चढ़ाकर उनका वर्णन करते थे। तो यहाँ पर इन प्रशस्तियों को भी एक क्या नहीं मान सकते हैं, इनको शब्दशः सही नहीं मान सकते हैं सही, लेकिन पूर्णतः ये सही हो ऐसा कुछ मान नहीं सकते, ऐसा देख सकते हैं। आगे देखते हैं। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नाम के एक रचनाकार द्वारा, कल्हण जो है उसने कश्मीर का क्या लिखा है, कश्मीर का जो है कश्मीर के जो राजाओं का इतिहास लिखा है। इसने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में जो जम्मू कश्मीर जो है वहाँ के जो शासक है, चार वंश है, लोहार है, कारकोट वंश है, ऐसे 4 वंश है, उनके वंशावलियों के बारे में इन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है, संस्कृत में एकदम क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में। तो ये जो है इन्होंने लिखा था। इस तरीके का कार्य पुराने ज़माने में उनके टाइम पीरियड में किसी ने नहीं किया था, इसलिए इस काल को क्या बोल सकते हैं, ये जो टाइम था इसे असाधारण ग्रंथ भी मान सकते हैं। धन के लिए युद्ध करते थे राजा, जो एक मतलब शासन जो प्रत्येक शासक रहता था वो राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, ये जो है राजस्थान है, यहाँ पर चौहान शासकों ने शासन किया। क्यों किया, क्षेत्र विशेष पर राजनीति चालू हो गई। अब ये जो बंगाल वाला क्षेत्र है यहाँ पर पाल शासकों ने शासन किया। ऐसे ही अगर साउथ में देखेंगे तो यहाँ पर चालुक्य, चोल, पांड्य वगैरह शासकों ने क्या किया, शासन किया। तो क्षेत्र विशेष पर शासन करते थे, और शासन ऐसे नहीं कर लेते थे। तो उनके लिए कुछ तो होना चाहिए, कुछ आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत होनी चाहिए, इसलिए जो है दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। ऐसे ही एक जो शहर का नाम आता है कन्नौज शहर। कन्नौज कहाँ पर आता है, तो जो भारत का मैप है आज के वर्तमान टाइम पीरियड में उत्तर प्रदेश में एक जगह आती है कन्नौज उसे बोलते थे। कन्नौज का आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आर्थिक महत्व में कैसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये गंगा और यमुना जो दोआब क्षेत्र है वहाँ पर आता था, और व्यापार की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र था। इसलिए हर कोई शासक जो रहता था इस क्षेत्र को पाने के लालसा उसमें रहती थी। इसलिए इस शहर की वजह से 3 शासकों में क्या हो गई, 3 शासकों में लड़ाई हो गई। एक गुज्जर प्रतिहार था, एक राष्ट्रकूट शासक और पाल वंश। इन तीनों के आपसी जब युद्ध हुए तो इसे ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। और प्री में यहाँ से भी क्वेश्चन आ गया है। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को अपना निशाना बना लेते थे। तो इस तरीके से शासकों की हम बात, खासकर जो विदेशी भारत से जो बाहर से लोग आए वो अधिकतर ऐसा ही करते थे, मंदिरों को अपना टारगेट बनाते थे। क्योंकि पुराने ज़माने में जो भारत है वो सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पर जो मंदिर थे यहाँ पर अपार संपदा थी, मंदिरों के पास में अपार संपदा थी, धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी। मंदिरों में इतनी ज़्यादा मतलब जो है धन संपदा का एकत्रित थी। इसके कारण जो भारत के से बाहर के जितने भी विदेशी आक्रांत आए हैं उनके आने का एक ही मोटिवेशन था, धन अधिक से अधिक धन यहाँ से लूट कर ले जाना और अपने देश की गरीबी को दूर करना, या उनका मतलब जो है वर्चस्व बढ़ाना। क्योंकि कोई भी अगर शासन है, शासन का जो एक रीढ़ रहती है, रीढ़ क्या रहती है, वित्तीय रहती है। अफगानिस्तान के गजनी के सुल्तान मोहम्मद, जिनके बारे में और अच्छे से पढ़ा जाएगा, महमूद गजनी का नाम सुना होगा। महमूद गजनी कहाँ से आया था, तो अफगानिस्तान से आया था सुल्तान महमूद। ये जो व्यक्ति था ये जो है विदेशी आक्रांत था। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। इसका टाइम पीरियड 997 से 1030 तक इसने शासन किया था, और इस टाइम पीरियड में इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। सबसे बड़ा अगर आक्रमण देखें तो इसका गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है उस मंदिर पर इसने अटैक किया था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर इसने अटैक किया था। ये बहुत ज़्यादा संपन्न मंदिर था, इसमें धन उठा कर ले गया और गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का इसने निर्माण किया। तो इतना ज़्यादा जो है ये क्षेत्र हुआ करता था। सुल्तान मोहम्मद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था, इसलिए उसने अरबी भाषा में जो है अल बरूनी नाम का एक विद्वान था, उसने जो महमूद था उसने
अलबरूनी को इसका मतलब क्या सौंपा, जिम्मा सौंपा कि ये जो है सारी चीज़ें लिखें, इसलिए उसने किताबुल हिंद की रचना करी। उसमें उसने सारे जो है संस्कृत जो विद्वान थे उनसे परामर्श लेके इन सारी चीज़ों को लिखा। फिर युद्ध करने में दूसरे राजाओं में चौहान थे। अब चौहान राजा को जो ये जो था चौहानों ने कहाँ पर शासन किया, तो जो ये गुजरात आज जो हमारी कैपिटल है दिल्ली, यहाँ पर भी इन चौहानों का शासन था। अनंगपाल जो है उन्होंने दिल्ली राजधानी बसाई थी, जो कि जो चौहान ये पृथ्वीराज तृतीय जो इस पे वर्तमान टाइम पीरियड में अभी 2022 में जो है पृथ्वीराज चौहान मूवी आई है वो उसी शासक के ऊपर थी, जिसको इतिहास में पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। और ये चौहान वंशी शासक था। इसी के नाना ने जो है अनंगपाल जो है दिल्ली वो बसाई थी। तो चौहानों का जो गढ़ था वो था राजस्थान और गुजरात तथा मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा था, यहाँ पर इनका शासन हुआ करता था एक टाइम पीरियड में। तो आसपास के क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया। पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़ वालों से टक्कर ली, जिसमें सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक एक अफगान शासक ने 1151 में हराया। इसे तराइन प्रथम युद्ध बोलते हैं, तराइन द्वितीय, तराइन थर्ड। ये चंदावर के युद्ध ये टाइम पीरियड जो है क्रोनोलॉजी में 1151 में जो है तराइन प्रथम, 1152 में तराइन द्वितीय, फिर चंदावर का युद्ध होता है। तो 1151 में जो है वो पृथ्वीराज चौहान और महमूद गजनवी के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें क्या रहता है, जो महमूद गजनी रहता है 1151 1152 ये जो टाइम पीरियड है ये जो महमूद गोरी के टाइम पीरियड है। लेकिन महमूद गजनी से उसका युद्ध जो है महमूद गोरी जो है उससे युद्ध होता है, किसका, पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान जो है वो 1151 में तराइन के प्रथम युद्ध में महमूद गोरी को हरा देता है। लेकिन महमूद गोरी जो है फिर मतलब अपनी पराजय के बाद में फिर कोशिश युद्ध में लग जाता है और एक अच्छी तैयारी के साथ में फिर युद्ध करता है। और 1152 में तराइन द्वितीय जो युद्ध होता है, तराइन में जो दूसरा युद्ध होता है, उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को क्या देता है, मात दे देता है। फिर 1193 में युद्ध होता है, चंदावर के शासक जो जयचंद से इसका युद्ध होता है, किसका, मोहम्मद गोरी का, इसको भी हरा देते हैं। तो ये सारे जो 3 युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतिहास में, तो इनको देख सकते हैं। अब चोल शासकों के नज़दीक के बारे में देख सकते हैं। ये चोल शासकों का शासन था। ये चोल शासकों ने इंडिया तो ठीक है, इसके बाद भारत में जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र है जैसे थाईलैंड है, वियतनाम है, इन क्षेत्रों में भी इन्होंने क्या किया है, शासन किया है। श्रीलंका क्षेत्रों में इन्होंने शासन किया है। उरेयूर और तंजावर तक ये कहाँ पर आते हैं, तो ये जो है तमिलनाडु और कर्नाटक वाले क्षेत्र यहाँ पर आते हैं। चोल वंश सत्ता में कैसा है, तो देखते हैं। कावेरी डेल्टा मुट्टिया नाम से प्रसिद्ध था, छोटा मुख्य परिवार था। लेकिन कांचीपुरम में पल्लव राजाओं के क्या थे, ये भी सामंत थे। लेकिन जैसे वो कमज़ोर हुए, उड़ियार के चोल वंश प्राचीन मुख्य परिवार के विजयालय ने 9वीं शताब्दी में मुट्टियार को हरा दिया और डेल्टाई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर उन्होंने बनवाया। अब विजयालय जो एक पराक्रमी शासक था, उत्तराधिकारी ने पड़ोसी इलाकों भी जीत लिया और अपने क्षेत्रफल में क्या करा, धीरे धीरे जो कोई भी राजा आएगा, नया राजा, तो अपने क्षेत्रफल में विस्तार करना चाहेगा। अपना जो साम्राज्य है उस साम्राज्य को क्या करना चाहेगा, उस साम्राज्य का विस्तार करेगा, अपनी शक्ति प्रतिभा को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो इन्होंने ऐसा ही किया, लगातार अब इसी में लगे रहे। उसके बाद में इसका पुत्र आया है राजाराज प्रथम। ये भी एक शक्तिशाली चोल शासक था। 985 ईस्वी में शासक बना। इसने ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया, साम्राज्य का प्रशासन का पुनर्गठन किया। जो भी कमियां थी प्रशासन में, जिस वित्त से लेकर जो भी प्रशासन से लेकर, उनमें सब में सुधार किया। फिर राजराज के बाद राजेंद्र प्रथम आया, इसने अपनी नीतियों को जारी रखा। तो उसने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्रों पर हमला किया और उनको एक जल सेना भी बनाई और इन्होंने जीते भी हैं इन क्षेत्रों को और यहाँ पर शासन भी किया है। ऐसे अभिलेखों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। फिर इन्होंने कुछ मंदिरों और मूर्तिकला में भी इनकी विशेष रुचियाँ थी। जैसे राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगाईचोंडपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य की मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। यहाँ से फ्री में क्वेश्चन आए हैं। साउथ से जितने भी मंदिर रहते हैं अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। चोल मंदिर अक्सर आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। यह मंदिर शासकों और अन्य लोगों के द्वारा दी गई भूमि से संपन्न हो गए थे। शासक जो तो रहते थे वो लोगों से क्या लेते थे, लोगों से टैक्स लेते थे। उस टैक्स के रूप में मंदिरों का निर्माण कराते थे। पुरोहित, मालावार, बावर्ची, मेहतर, ये क्या थे, ये संगीतकार, नर्तकी इत्यादि,
इन लोगों से लेते थे। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के केंद्र नहीं थे, बल्कि यहाँ से आर्थिक रूप से जुड़ा रहता था। सामाजिक और कल्चर एक्टिविटी भी यहाँ पर होती थी। यहाँ पर स्नान वगैरह का भी क्या रहता था, यहाँ पर स्नान वगैरह का भी जो है एक प्रचलन रहता था। सामाजिक स्थिति, शादी विवाह मुहूर्त वगैरह जो है सब मंदिरों से भी क्या होते थे, संचालित हुआ करते थे। मंदिरों के साथ शिल्पों से सबसे विशिष्ट कांस्य प्रतिमाओं का काम, जो भी चोल शासकों में सबसे इम्पोर्टेंट माने। चोलों का जो है देखते हैं प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन या मूर्तिकला में, तो कांस्य प्रतिमा उन्होंने सबसे ज़्यादा और उत्कृष्ट कोटि की जो कांस्य प्रतिमा उन्होंने बनाई थी। जैसे देवी की मूर्ति देख रहे हैं तो ये कांस्य प्रतिमा की बनी हुई है। अब उन्होंने कृषि और सिंचाई में क्या योगदान दिया, तो चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों का माध्यम बनी। जैसे उन्होंने छोटी छोटी शाखा में बांट दी। कावेरी नदी है बंगाल में, छोटी छोटी शाखाओं में बांट दी। ये शाखाएं पानी बार बार पानी उलीचती है, किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती है और शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले विकसित हो चुकी थी। 5वीं-6वीं शताब्दी में आकर बड़े पैमाने पर खेती चालू कर दी लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ क्षेत्र था, कावेरी नदी का पानी था, इसके कारण यहाँ उपजाऊ क्षेत्र था, तो खेती आसान रूप से यहाँ पर खेती की जा सकती थी। जमीन भी समतल थी तो कोई दिक्कत थी नहीं। पहाड़ी क्षेत्रों में जो है खेती करने में दिक्कत होती है, लेकिन समतल क्षेत्र में हम खेती अच्छे से कर पाते हैं। डेल्टाई क्षेत्रों में बाढ़ रोकने के लिए तट बांध भी इन्होंने बनाए। तो कितनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से इन्होंने काम किया और 2 फसलें उगाने लगे, एक साल में 2 फसलें। ये जो है कांस्य प्रतिमा भी देख ली। फिर कई जगह पर फसलों के लिए क्या करा, सिंचाई कृत्रिम रूप भी इस्तेमाल किया। जैसे कि सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ विकसित की। बारिश के पानी को इकट्ठा कर लेते थे और उसको सिंचाई के रूप में काम लेते थे। जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित कर लिया, कामों की देखरेख करना और पानी का बंटवारा भी कर लिया। जैसे आज कोई 2 स्टेट के बीच में, जैसे नर्मदा नदी को लेकर 2 स्टेट लड़ते रहते हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, ये क्षेत्र लड़ते रहते हैं। इसलिए उन्होंने क्या करा, पानी का बंटवारा भी कर लिया है। इतने एडवांस लोग हुआ करते थे। साथ ही साथ गाँव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। अब एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रशासन की हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें प्रशासन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इनमें क्या था, तो प्रशासन किस प्रकार से संचालित होता था, तो किसानों की जो बस्तियाँ थी उन्हें ये क्या कहते थे, ऊर कहते थे। ऊर जो थी वो किसानों की बस्तियाँ थी। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरीके गाँवों को समूह को नाडु कहते हैं। जैसे तमिलनाडु बोलते हैं ना, तो तमिल क्षेत्र किसी ज़माने में क्या था, तो गाँवों का समूह हुआ करता होगा। लेकिन जैसे जैसे बहुत एक्सपांसन होता गया, भारत की आज़ादी के बाद में से इतना बड़ा नाम दे दिया, तमिलनाडु हो गया। इसलिए नाडु जो थे, साउथ में क्या बोलते थे, गाँव के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने के ऐसे प्रशासकीय कार्य जो थे ये ग्राम स्तर पर हुआ करते थे। वेल्लाल जाति के जो लोग थे वो धनी किसान थे। केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में उनका अच्छा खासा क्या था, नियंत्रण था। इनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मोवेंद वेलन 3 राजाओं का अपनी सेवा प्रदान करने वाले वेलन या किसान, ये जो उपाधियाँ थी, अरियार जैसी उपाधियाँ दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी दे दिए थे। ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान, जिसे ब्रह्मदेयी भूमि बोलते थे, तो देते थे। कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्से में ढेरों ब्राह्मण बस्तियाँ अस्तित्व में आई। ब्रह्मदेयी की देखरेख में ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा दी जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरे दर्ज होते थे कि किस शासकों ने कौन सी भूमि किस मंदिर को दिए, तो उनके नाम भी अक्सर क्या होते थे, वहाँ पर जो है गुदवाए जाते थे। नगरम में जो है, नगरम क्या था, तो नगरम जो था व्यापारियों का एक संघ था। यहाँ से प्री में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस तरीके से देख सकते हैं। ये सर्किटों पर लिखे जाते थे ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे भूमि के कुछ प्रकार दिए हैं, तो प्री में यहाँ से क्वेश्चन कभी बन जाते हैं, तो देख लेते हैं। 16 अभिलेखों से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि भूमि किन कोटियों की थी। तो वेलन वगाई जो भूमि थी वो कैसी थी, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। जो किसानों की भूमि थी उसे वेलन वगाई बोलते थे। ब्रह्मदेवी भूमि जो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई। शालाभोग जो किसी विश्वविद्यालय स्कूल को उपहार में दी गई भूमि थी। देवदान जो मंदिरों को उपहार में दी गई। पल्लीचंदम जो जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि थी। ये सारी चीज़ें उस समय थी। तो ये जो है चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है। यहाँ पर हमने जो है नए धर्म और नए राज्य साम्राज्य ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट कर लिया है। अब आने वाले चैप्टर पार्ट 3 में एक नया चैप्टर लेके आएंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब के लिए धन्यवाद।